नमस्कार, मैं हूं अमित उप्रेती और आप देख रहे हैं जनधारा उत्तराखंड का खास कार्यक्रम जनधारा संवाद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में एक अलग मुकाम पाया हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं मानसखंड विज्ञान केंद्र के प्रभारी नवीन चंद जोशी जी से। सर, मानसखंड विज्ञान केंद्र का उद्देश्य क्या है और इसमें आपको कितनी कामयाबी अभी तक मिल पाई है? देखिए, मानसखंड विज्ञान केंद्र जो है एक श्रृंखला है जो पूरे के पूरे देश में जो अलग अलग विज्ञान केंद्र चलते हैं और उसमें जो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम है उसके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। और यह जो मानसखंड विज्ञान केंद्र है यह राज्य का दूसरा विज्ञान केंद्र है। इससे पहला जो विज्ञान केंद्र है वह देहरादून में है अभी, और इसका नाम रीजनल साइंस सेंटर देहरादून है, RSC देहरादून। और उसके बाद दूसरा जो अभी कार्यरत उत्तराखंड का विज्ञान केंद्र है वह कुमाऊं क्षेत्र में पहला और उत्तराखंड का दूसरा मानसखंड विज्ञान केंद्र है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो राज्य सरकार के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके मार्गदर्शन में किए जा रहे हैं। जैसे साइंस सिटी का निर्माण है और हर जिले में, उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होने वाला है जिसके हर जिले में एक विज्ञान केंद्र स्थापित होगा, जिसके लिए अभी कार्यवाही प्रगतिशील है। जानना चाहेंगे कि इस जो विज्ञान केंद्र सिर्फ एक प्रदर्शनी बनकर रह चुका है, क्या इससे कोई वैज्ञानिक सोच भी सक्रिय आगे होती है? जो केंद्र होते हैं इसमें एक अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड में इन केंद्रों का संचालन उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा किया जाता है। तो जैसा कि आपने कहा कि और आपको विदित है कि मैं एक वरिष्ठ वैज्ञानिक भी हूँ यूकॉस्ट में, और वरिष्ठ वैज्ञानिक होने के साथ साथ मेरे को इस केंद्र का प्रभार भी है। तो इसी तरीके से जो हमारे और केंद्र हैं उनमें भी वैज्ञानिक अधिकारी हमारे यहाँ पोस्टेड हैं और वो लोग करते हैं। और न केवल हम लोग बच्चों को यहाँ उनका भ्रमण और उनको उनमें साइंस के प्रति क्यूरियोसिटी जगाते हैं आम जनमानस में और बच्चों में, लेकिन बहुत सारे यूकॉस्ट के और जो मैंडेट हैं जैसे कि रिसर्च है, R&D है, और लोगों की जो लाइवलीहुड के प्रति जो अच्छे उनको कैसे हम करें, क्लाइमेट चेंज से हम उनको कैसे कोप अप कराएं, और उसके अलावा जो नए नए क्षेत्रों में जो रिसर्च हो सकती है वह परियोजनाएं भी इन केंद्रों के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। तो यह केंद्र न केवल आगंतुकों के लिए एक भ्रमण का केंद्र है, सीखने का केंद्र है, किंतु यह एक जो रिसर्च वाले हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमने इस केंद्र ने जो हमारा अल्मोड़ा का शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय है इसके साथ भी MOU किया हुआ है, और इसके साथ ही जो है ओपन यूनिवर्सिटी के साथ भी हमारा MOU है, और हम लोग ज्वाइंटली रिसर्च करा रहे हैं कुछ चीजों पर। इवन जो PhD के स्टूडेंट्स हैं वो दोनों हम लोग मिलकर बच्चों को PhD भी यहाँ से कुछ बच्चे रजिस्टर हुए हैं। तो इस तरह के केंद्र के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, और बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता करना तो हमारा उद्देश्य है ही है। उसके अलावा भी हम चाहते हैं कि यह केंद्र एक वाइब्रेंट सेंटर के रूप में उभर कर निकले और एक रोल मॉडल हो पूरे भारत के लिए, कि ऐसे केंद्र, विज्ञान केंद्र जो होते हैं केवल भ्रमण के लिए नहीं, किंतु इनसे विज्ञान का एक पुंज टाइप का ही बनना चाहिए। अल्मोड़ा में ही करीब 1.5 से 2 वर्ष का समय हो चुका है, तो ऐसे कौन कौन से वैज्ञानिक प्रोजेक्ट अभी तक शुरू किए हुए हैं यहाँ पर? देखिए, अभी क्योंकि यह केंद्र अभी 1.5 साल हुआ है, और 1.5 साल 2 साल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर 2 परियोजनाएं हम लोग लेकर आ चुके हैं। एक परियोजना यह है कि हम पूरे अल्मोड़ा जिले की जितने भी हमारे नदियां हैं, आपने देखा होगा पिछले वर्ष थराली घराली में कितनी बड़ी आपदा आई थी, और वो आपदा आने का मुख्य कारण यह था कि जो नई बसासत थी, जो नए लोग बस गए थे, वो ऐसे क्षेत्र में बच गए थे जो फैन का इलाका था। फैन का इलाका क्या होता है कि जब कोई नदी आती है, वो रास्ता बदलती है तो बीच में टापू जैसा नहीं बन जाता है, उसको फैन का इलाका कहते हैं। तो वो जो पुराना क्षेत्र था नदी का, उन क्षेत्रों में जो बसावट, पुराने घरों को अगर आप देखें, गाँव को देखें, वो हमेशा पहाड़ों के ऊपर रहते थे। अब लोग नीचे नदियों के किनारे आना शुरू हो गए। तो उसमें भी, नदियों में भी क्या होता है कि 2-3 टाइप की जोनिंग होती है। एक होता है रिसेंट फ्लड प्लेन कहते हैं उसको, RFP, जो कि नदी का बाढ़ का क्षेत्र है। फिर T1 जो पहला टेरेस होगा उसको T1 और T2 कहते हैं, ऐसे करके टेरेसेस बढ़ते रहते हैं। तो पूरे अल्मोड़ा जिले का हमको जो SDRF के माध्यम से एक परियोजना मिली है, जिसमें कि इसका संचालन मानसखंड विज्ञान केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें हम ऐसे इलाकों का चिन्हीकरण कर रहे हैं जो कि ऐसी बाढ़ अगर कभी आ जाती है, कभी बादल फट जाते हैं, तो ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं नदियों के किनारे, चाहे वो किसी का मकान हो, कोई बिल्डिंग हो, तो वो उन बिल्डिंगों का हम चिन्हीकरण कर रहे हैं पूरे अल्मोड़ा जिले के, न केवल रामगंगा और कोसी, किंतु इनसे मिलने वाली नदियां जैसे गगास और जो बाकी छोटी नदियां हैं उनके किनारों पर भी हम बहुत गहन अध्ययन इसमें कर रहे हैं। एक परियोजना यह है, और दूसरी परियोजना में हम एक परियोजना और हमको अभी हाल में ही स्वीकृत हुई है। उस परियोजना के अंतर्गत हम लोग जो हमारे परागण करता है,
क्योंकि सभी का ध्यान इस पर रहता है कि प्रोडक्शन कम है, ज़्यादा है, किंतु जो परागण की क्रिया अगर ढंग से नहीं होगी, पॉलिनेशन नहीं होगा, तो प्रोडक्शन अपने आप ही कम हो जाता है। तो जो पॉलिनेटर्स का स्टेटस है, वो क्या है? क्योंकि हमारे पास 15-20 साल पुराना डेटा है क्षेत्र का, नैनीताल जिले का, तो हम चाह रहे हैं कि दोबारा से उन साइटों में विजिट किया जाए। और जैसे आप लोग कहते हैं कि बहुत बार चर्चा होती है कि आप लोग ही कह देते हैं कि इस साल बुरांस का फूल जो है अक्टूबर में आ गया तो क्लाइमेट चेंज हो गया है। किंतु क्लाइमेट चेंज इतनी छोटी चीज नहीं होती। क्लाइमेट चेंज इतने छोटे से टाइम पीरियड पे नहीं कहा जा सकता जब तक 30-40 साल पुराना डेटा आप एटलीस्ट मिलान करके ना बोल दें कि यह चेंज हो गया है। तो वो परागण में कितना चेंज आया है, इस पर भी एक परियोजना यहाँ से चल रही है। अच्छा सर, अब हम युवाओं से जुड़े हुए और छात्रों से जुड़े हुए आपसे कुछ बात सवाल करते हैं, इसमें संवाद करते हैं। मेरा ये मानना है सर, जैसे दूरस्थ इलाके हैं, तो यहाँ तक विज्ञान केंद्र कैसे पहुंच रहा है और कितना उनको फायदा होगा, कि पहुंचने के लिए क्या तरीका अपनाया जा रहा है कि दूरस्थ इलाकों के लिए। देखिए, बड़े बड़े शहरों में आपने देखा कि सब चीजें तो अवेल हो जाती है, सब चीज मुहैया हो जाती है, लेकिन दूरस्थ पहाड़ी इलाके अगर है तो वहां पर ये चीजें पहुंच नहीं पाती, और वहां के बच्चे भी, छात्र युवाएं भी कहीं इन चीजों से अपने आप से कहीं पीछे हटते हुए दिखते हुए नजर आए, छूटे हुए नजर आते हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते जी, ये बहुत सही सवाल है आपका। और जब हमने यह विज्ञान केंद्र खोला था, तब यह सवाल हमें सभी लोगों के मन में था कि केंद्र जो मुख्यालय में है यहाँ तक तो ठीक है, किंतु जो दूरस्थ के इलाके हैं उन तक कैसे पहुंच बनाई जाए। तो उसके लिए हम लोग 2-3 तरीके अपनाते हैं। जो हमारे महानिदेशक महोदय हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी स्कीम लाई है। और उस स्कीम के अंतर्गत हमारे पास लैब ऑन व्हील्स की गाड़ियां हैं। लैब ऑन व्हील्स पहले तो 2 जिलों में चलाई गई थी, चंपावत में और पौड़ी में, अल्मोड़ा में और देहरादून में, 4 जिलों में चलाई गई थी। किंतु पिछले वर्ष ही 13 के 13 जिलों में अब लैब ऑन व्हील्स चल रही है। उसमें हम दूरस्थ के जो विद्यालय हैं, जहां पर के बच्चे यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, उन बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि हम उन तक पहुंच पाए। उन गाड़ियों में 200 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट हैं। और उन एक्सपेरिमेंट्स में हम स्कूल में जाकर ही उन बच्चों को दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग जो केंद्र है, जैसे मानसखंड विज्ञान केंद्र है, इसके माध्यम से आउटरीच के कार्यक्रम भी चलाते हैं। आउटरीच कार्यक्रमों में हम लोग खुद जाते हैं विद्यालयों में दूर दूर, और वहां पर बच्चों के साथ हम लोग इंटरेक्शन करते हैं और उनको चीजें कोशिश करते हैं कि वहीं पर जाकर कुछ चीजों को उनको बताया जा सके, और प्रोत्साहित करते हैं उनको कि वो आए और केंद्र का भ्रमण करें। तो इस तरह के प्रोग्राम आता है कि सरकारी स्कूलों की जिस तरीके से सरकार भी काफी देखती है, तो क्या सरकारी स्कूलों के लिए भी, क्या बच्चों के लिए क्या कोई किस तरह की कार्यशाला चलाई गई है, या कोई निःशुल्क व्यवस्था इस टाइप से कुछ किया गया है, तो उसके बारे में क्या जानना है? कि अभी यह प्रयास रहता है, क्योंकि जो सरकारी विद्यालय हैं उन बच्चों को थोड़ा सा एक्सपोजर कम रहता है प्राइवेट के मुकाबले। तो हमारा यह प्रयास रहता है कि उनको हम ज्यादा से ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व करें, और न केवल बच्चों को किंतु उन टीचरों के लिए भी जो विज्ञान वहां पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पे चलाते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते रहते हैं यहाँ पर। और अभी हाल में भी अगर आप देखेंगे तो 4-5 अभी तारीख को जो अगले महीने की, उसमें भी हमारी 2 दिवसीय कार्यशाला टीचरों के लिए, साइंस के टीचरों के लिए है पूरे जिले की, कि कैसे उनको नए नए एड्स जो टीचिंग एड होते हैं उनको बनाना है, कैसे पढ़ाना है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कैसे चलेंगे। तो इस टाइप की कार्यशालाएं रेगुलर यहाँ पे चलती रहती है। और उनको बहुत बार जो कार्यशालाएं होती है उनको हम फ्री कर देते हैं बच्चों के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उससे लाभान्वित हो सकें। अच्छा सर, जो इस टाइप के जो कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं, उनसे क्या लगता है कि जितने बच्चे अभी तक आए हैं यहाँ पर, तो कितने लोगों को लगभग उसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला होगा, क्या कह सकते हैं इसमें? देखिए, अभी तक हमारे पास 24,000 से ऊपर आगंतुक आ चुके हैं, बच्चे आ चुके हैं। और यह केवल वो हैं जो टिकट देकर आए हैं। इसके अलावा जो कार्यशालाएं हम करते हैं जिसमें हम फ्री एंट्री करते हैं, तो वो बच्चे इसमें इंक्लूड नहीं है। तो देखा जाए तो 24,000 से ऊपर ही हमारे पास आगंतुक आ चुके हैं, और उनका लाभ उनको मिलता ही मिलता है। क्योंकि यहाँ पर हर गैलरी में हमारे पास एक एक गाइड भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटर होते हैं, जो उनको एक एक एक्सपेरिमेंट के बारे में अच्छे से उनको समझाते हैं। और पिछले वर्ष ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे पास साइंस पार्क का भी उद्घाटन कर दिया गया है, तो उसका भी लाभ बच्चे उठा रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए मुझे लगता है कि फायदा तो है बच्चों को। अच्छा सर, तो देखने में अब यह आता है कि जब कोई भी चीज हम शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। कभी मान लो आपकी मशीनें खराब हो जाती है, कभी कुछ आती है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? खाली टेम्परेरी व्यवस्था है, या कोई लंबे टाइम तक वो खराब रहती है? क्या इसका व्यवस्था की है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि यह दुर्गम क्षेत्र है अल्मोड़ा, और यहाँ पे टेक्नीशियन मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि उस टेक्निक को ठीक करने वाला जो टेक्निकल आदमी है वो मिलना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि जो मुख्य संस्था है भारत सरकार की, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, कलकत्ता में उनका हेडक्वार्टर है, उनको, और जो एनसीएसएम नेशनल साइंस सेंटर है दिल्ली है,
उनके हम रेगुलर संपर्क में रहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जब इतने ज़्यादा संख्या में बच्चे आते हैं तो चीज़ें खराब होती। तो रेगुलरली हम लोग उनको टच में रहते हैं। उसके अलावा हमारे पास भी कुछ टेक्नीशियंस हैं, जिनको हमने स्पेशली ट्रेन किया हुआ है इन एग्जिबिट्स के लिए, तो वो उनके माध्यम से भी हम उनको ठीक कर लेते हैं। हाँ, ये परेशानी ज़रूर है कि बहुत सारे पार्ट्स जो हमको यहाँ उपलब्ध नहीं होते, हमें वो बाहर से मँगाने पड़ते हैं। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल था। अच्छा, तो सर इसमें जाने देंगे कि जैसे मान लो कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर जो है स्टाफ नियुक्ति पर है या आउटसोर्स से कैसे यहाँ पर व्यवस्था की जाती है? कोई खराब हो जाता है, मान लीजिए कभी कोई स्कूल का टूर लग गया और कोई मशीन यहाँ पर खराब है और जब तक बच्चे उस चीज को देखेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, ये चीजें रहती है, तो उसके लिए किस तरह से स्टाफ की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? क्या आउटसोर्स के भरोसे छोड़ा गया है या वैसे कोई नियुक्ति की गई है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी हाल में ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इस केंद्र के लिए 6 पद सृजित करे हैं, और जल्दी ही उनकी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी, जो परमानेंट पद होंगे। किंतु उसके अलावा भी जो हमारे माननीय हमारे जो महानिदेशक महोदय हैं, उनका भी ये मानना था कि जब तक हम यहाँ पर अच्छा स्टाफ नहीं देंगे, नॉलेजेबल स्टाफ नहीं देंगे, टेक्निकल स्टाफ नहीं देंगे, तो केंद्र को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से ही यूकॉस से ही कुछ लोगों को यहाँ पोस्टिंग की गई है, जो लोग इस केंद्र का संचालन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो चीजें हमको यूकॉस में हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं थी, या जो पद नहीं थे, तो उन सर्विसेज को आउटसोर्स किया गया है। तो लोगों को आउटसोर्स नहीं किया गया, सर्विसेज का आउटसोर्स किया गया है कि हमको ये सर्विसेज चाहिए, तो वो सर्विसेज हम आउटसोर्स के माध्यम से ले लेते हैं। किंतु परमानेंट स्टाफ अभी आने वाले हैं, जो अभी सृजित हुए हैं पद। अच्छा, तो सर इसमें जाने देंगे कि मानस खंड विज्ञान केंद्र को अगर अपग्रेड करने की बात आती है तो किस तरह से ये दीर्घकालीन योजना इसमें बनाई जा रही है? यह देखिए, यह केंद्र हम चाहते हैं कि पूरा यूकॉस चाहता है कि यह जो केंद्र पहला हमारा कुमाऊं क्षेत्र में खुला है, हम चाहते हैं कि यह एक पूरा रोल मॉडल की तरह काम करे, और यह केवल ना एक राज्य डिस्ट्रिक्ट का सेंटर बन के रह जाए, किंतु यह पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करे कि रीजन में ऐसा ऐसा होगा। और इसमें बहुत सारी योजनाएं अभी हमारी प्रस्तावित हैं, जो हम राज्य सरकार को हमने दी हैं, जिसमें हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि दूरस्थ के बच्चों को आप कैसे करते हैं। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर समर कैंप करते हैं, विंटर कैंप करते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत आती है कि बच्चों के रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती। रहने की नहीं हो पाती, तो इसलिए भिकिया साइड का बच्चा है, मान लीजिए दनिया का बच्चा आ रहा है, तो वो बच्चा यहाँ रहेगा नहीं, तो फिर वो करेगा कैसे कैंप? तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ डॉर्मेट्री यहाँ बन जाए, ताकि राज्य सरकार इसमें थोड़ा-सा हमको सहयोग करे। और डॉर्मेट्री बनने से क्या होगा कि जो लॉन्ग टर्म हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बच्चों के लिए चलाते हैं या टीचर्स के लिए चलाते हैं, वो प्रोग्राम हम यहाँ से चला पाएंगे, उसकी योजना है कि। और इसके साथ ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को, जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक हैं, उनके साथ भी बात करने का मौका मिले। तो उनको जब हम लाते हैं तो गेस्ट हाउस की फैसिलिटी हमको चाहिए, क्योंकि ताकि उन वैज्ञानिकों को हम यहाँ रुका सकें और बच्चों के साथ जैसा इंटरेक्शन कर सकें। तो ये चीजें हो रही हैं। इसके अलावा जो हमारा जैव विविधता पार्क है, उसका भी डेवलपमेंट अभी हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि पूरे हिमालयी क्षेत्र में जितने भी जैव विविधता में जितने पेड़ पौधे होते हैं, उन पौधों को हम एक जगह पर यहाँ पर बच्चों को दिखा सकें, और लाइव उनको एक लाइव लेबोरेटरी की तरह हम उसको डेवलप करना चाहते हैं। तो वो कार्यक्रम चल रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे निरंतर हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि बच्चों को जैसा ज्यादा एक्सपोजर मिले, जैसा ज्यादा नॉलेज मिले, तो उसके लिए भी काफी कुछ अभी प्रस्तावित है। अच्छा सर, इसमें जानेंगे कि मानस खंड में लोक विज्ञान, खगोल ज्ञान और पारंपरिक तकनीकी में किस स्थान पे इसको रखा गया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आप हमारे केंद्र का भ्रमण करें तो यहाँ पर हमारे पास मुख्यतः 4 गैलरी हैं। पहली गैलरी जो है, हम चाहते हैं कि बच्चे खेल-खेल में विज्ञान को सीखें, और उसके लिए जो फन साइंस की गैलरी है, उसमें बच्चे जाते हैं। और उसके बाद अगर आप दूसरी गैलरी में जाते हैं तो वो पारंपरिक चिकित्सा की है, क्योंकि उत्तराखंड जो है, यह जाना गया है कि यहाँ पर जो हर्ब्स हैं, सर्ब्स हैं, जो भी हमारे औषधीय पौधे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो उनमें अलग-अलग प्रकार के जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, वो क्या हैं? और जैसे आपका सिद्धा हो गया, आपका आयुर्वेद हो गया, उसके बाद यूनानी हो गया। तो इस तरह के अलग-अलग जो रिवाज सिक्का हो गया, तो इस तरह के जो अलग-अलग मेथड्स हैं, वो क्या-क्या हैं और कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है, उनके बारे में। तीसरी जो मुख्य हमारा जो थीम है इस केंद्र का, वो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है। उस पर एक बहुत ही सुंदर गैलरी हमारे यहाँ पर है, बहुत जानकारी है उसमें, जानकारी युक्त गैलरी है वो, और बहुत अच्छे से उसको एनसीएसएम में डिजाइन किया हुआ है। तो उस गैलरी के माध्यम से हम जानकारी देते हैं। और एक हमारे पास तारामंडल है, जिसमें हम बच्चों को दिखाते हैं कि रात के आसमान में आपको जो आसमान दिख रहा है, उसमें आपको कौन कौन से ग्रह दिख रहे हैं, कौन कौन से तारे दिख रहे हैं, सॉरी। और इसके अलावा जो आप कहते हैं कि संस्कृति की बात आप करते हैं, तो उसमें हम प्रयास ये करते हैं, क्योंकि यह एक विज्ञान का केंद्र है, और विज्ञान
और संस्कृति का अगर आप देखें आज की तारीख में तो काफी लिंकअप लोग कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल नॉलेज हो या फिर आप बात कर लें जो हमारा पारंपरिक ज्ञान जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो उससे भी करते हैं। तो उसमें हम प्रयास ये करते हैं कि यहाँ की जो लोकल चीजें हैं उनको हम ज्यादा प्रोत्साहित करें अपने कार्यक्रमों में, चाहे यहाँ के कल्चर हो, चाहे यहाँ का एपन आर्ट ही ले लीजिए आप। तो एपन आर्ट भी जो है अपने आप में एक कला है। तो इन चीजों को हम जब भी हम यूकॉस्ट के जो प्रोग्राम हम यहाँ पे चलाते हैं जो लाइवलीहुड के और बाकी, क्योंकि यह मैंने जैसे आपसे शुरुआत में कहा था, विज्ञान केंद्र के अलावा यूकॉस्ट का भी एक सेंटर है, यूकॉस्ट के भी सारे मैंडेट जितने हैं वो यहाँ से चलते हैं। तो उन चीजों को हम उस यूकॉस्ट के कार्यक्रम के माध्यम से उन चीजों को हम आगे यहाँ से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और विज्ञान केंद्र न केवल विज्ञान के लिए किंतु यहाँ की संस्कृति के लिए भी बहुत एक इम्पोर्टेंट केंद्र बनकर उभर रहा है। अच्छा, तो सर जानना चाहेंगे कि मानस खंड का जो नाम है सिर्फ एक नाम है या ये उसकी आत्मा को भी दर्शाता है, किस तरह से देखते हैं? देखिए ये तो आत्मा को दर्शाता ही दर्शाता है, क्योंकि जो स्कंद पुराण के हिसाब से मानस खंड का क्षेत्र है उसमें जब पहला विज्ञान केंद्र खुला तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को कि उन्होंने इस केंद्र का नाम मानस खंड विज्ञान केंद्र रखा। और अगर आप बेसिकली देखें तो जितने भी विज्ञान केंद्र हैं उनका जगह के नाम पर होता है, दिल्ली विज्ञान केंद्र, बॉम्बे विज्ञान केंद्र, इस तरह से होता है। लेकिन ये पहला केंद्र है पूरे भारत में जिसका अलग से एक क्षेत्र पूरे क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब नाम में ही अगर आप देखें मानस खंड तो, और मानस खंड का पहला विज्ञान केंद्र और पूरे मानस खंड को आज की तारीख में कवर कर रहा है, तो इस चरितार्थ तो कर ही रहा है अपने नाम को। तो सर इसमें एक जानकारी नहीं, देखिए कोई भी चीज हम शुरुआत करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं शिकायतें आती हैं और उसके सुझाव भी आते हैं। तो इसके लिए मानस खंड द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? अगर यहाँ पर कोई शिकायतें हैं या सुझाव है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए ये जरूरी है कि शिकायतें भी आनी चाहिए। हम मानते हैं कि शिकायतें भी आए और सुझाव भी आए। हम हमेशा निरंतर ये प्रयास में रहते हैं कि हम और अच्छा कर पाएं और हमेशा गुंजाइश रहती है किसी भी चीज को। अगर आप देखें कि वो अच्छा नहीं हो सकता तो हम कहें कि बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो सर्वोत्तम है ऐसा नहीं होता है। तो चीजें हमेशा रहती हैं। तो सुझाव कोई भी अगर हमको केंद्र को देता है तो वो हमेशा आमंत्रित होते हैं। हमारे वहां पर सुझाव पेटिका भी लगी हुई है, अगर आप देखें तो हमने अलग से बना के सुझाव पेटिका इनोवेशन हब में भी रखी है कि जो भी लोग आते हैं उनको अगर कोई सुझाव है तो वो दें, और उनका तुरंत हम लोग आते भी हैं सुझाव उसमें, ऐसा नहीं कि सुझाव नहीं आए हैं। और इसके अलावा जो भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, जो भी बड़े प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद हम फीडबैक सेशन भी कराते हैं, फीडबैक भी लेते हैं। और इवन अभी हमने बीच में जो पर्यटक मेन आगंतुक आ रहे हैं उनसे भी फीडबैक लेना शुरू किया। तो हम देखना चाहते हैं कि हमको और कहाँ पर हम लोग अच्छा कर सकते हैं, कहाँ पर हमारी कमी पेशियां हैं। तो यह देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि लोग, बहुत से लोग तारीफ भी करते हैं। इसके अलावा एक फीडबैक रजिस्टर भी रखा हुआ है हमारे रिसेप्शन में, अगर आप उसमें भी देखेंगे तो उसमें भी लोग फीडबैक, तो हमने बहुत सारे तरीके रखे हुए हैं जिससे हमको सुझाव मिल सके, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे पास सुझाव आए। और जो भी सुझाव आते हैं उन पर निरंतर हम एक्शन लेते हैं और हमेशा निरंतर प्रयास करते हैं कि हम और अच्छा इस केंद्र को बना पाए। अच्छा, तो सर इसमें जो ये ज्ञान केंद्र है, ये आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए एक वैज्ञानिक सोच पैदा करेगा या एक सिर्फ फोटो खींचना तक सीमित रहेगा? आपको क्या लगता है इन चीजों में? देखिए बहुत सही आपने सवाल किया है। अगर ये केंद्र खोलने का अगर आप मुख्य उद्देश्य देखें तो यह है कि बच्चों में हम वैज्ञानिक चेतना को जागृत करना चाहते हैं। और मैं ये मानता हूं कि अगर यहाँ इस केंद्र में मान लीजिए 100 बच्चों ने विजिट किया है ग्रुप के, उन 100 में से अगर 10 बच्चों के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और वो बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में कुछ कर गए, तो मैं मानता हूं कि ये सफल है केंद्र। कि अगर वो 10 बच्चे भी अच्छा इस क्षेत्र का नाम कर पा रहे हैं और विज्ञान के प्रति भारत को कुछ दे पा रहे हैं, राज्य को कुछ दे पा रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि यह केंद्र बहुत ही सफल है। और ऐसा नहीं है कि यह फोटो खींचने का कोई वो बन गया है। किंतु अगर आप देखेंगे अभी भी विजिट हो रही है, मैं कहूंगा आप वहां भी विजिट करें, बच्चों से भी फीडबैक लें। तो यह केंद्र जो है एक्चुअल में एक बच्चों के प्रति बहुत जो डर होता है विज्ञान के प्रति बच्चों में, उसको निकाल के हम बाहर कर रहे हैं। और यह केंद्र एक दिन में पूरा देख लें ऐसा भी नहीं है। तो बच्चे जो बार बार आते हैं तो वो बार बार नई नई चीजों को देखते हैं, तो उनको भी बड़ा आनंद आता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह ऐसा कोई पिकनिक स्पॉट तो है नहीं, किंतु यह है कि एक विज्ञान को सीखने वाला केंद्र है और बच्चे यहाँ से बहुत ज्यादा लाभान्वित भी हो रहे हैं। अच्छा, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जनधारा उत्तराखंड से बात करें। तो ये थे मेरे साथ मानसखंड विज्ञान केंद्र के प्रभारी नवीन चंद्र जोशी जी, जिन्होंने बताया है कि ऐसे विज्ञान केंद्र खोलने से लोगों को किस तरह से, छात्राओं को, युवाओं को किस तरह से फायदा मिल सकता है और उनकी वैज्ञानिक सोच को किस तरह से बदल सकते हैं। तो अभी मुझे इजाजत दीजिए, आगे हम बात करेंगे अन्य कृषि व्यक्ति से, जिनसे जानेंगे कि उत्तराखंड के मूल अस्तित्व को लेकर और यहाँ की विचारधारा को लेकर हम बात करेंगे आगे किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए मुझे इजाजत दिए, धन्यवाद।